एक हीरो जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और उसने अपने ही लोगों से धोखा मिला। उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि आम इंसान इससे डरने लगे, लेकिन फिर भी ये उन्हें बचाया करता था और ऐसे ही उन्हें बचाते हुए एक दिन इसकी जान चली गई। और जब ये गॉड से सामने आया तो उसने उनसे एक विश मांगी, मुझे अपने अगले जन्म में एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। और फिर हमारे मेन कैरेक्टर एलन की आंख खुल जाती है। उसका भाई उसे यहाँ पर बुलाने के लिए आया था। चलो तुम्हें डैड बुला रहे हैं, जो कि उसका छोटा भाई था। जाते हुए उसे ये कहने लगता है, तुम्हारी वजह से आज तक मुझे काफ़ी दिक्कतें हुई हैं, लेकिन आज डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब एलन अपने फादर के सामने आ गया था। वो उसे कहते हैं, तुम्हें ड्यूकल हाउस में रहते हुए लगभग 15 साल हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारी पावर लेवल तो बस अभी तक एक ही है और तुम्हारी पावर स्टेटस भी वो भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और सबसे बुरी बात, तुम्हारे पास किसी भी तरीके की पावर नहीं है, जबकि गॉड ने इस दुनिया में सभी को पावर्स दी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारे पास पावर नहीं है। और तुम जैसा बेवकूफ़ इस बात को अच्छे से समझ सकता है। एलन कहता है, मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ। उसके डैड कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, क्योंकि तुम हमारी फैमिली में सबसे बड़े बेटे हो और तुम्हारे पास किसी भी तरीके की पावर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी फैमिली से बाहर निकाल रहा हूँ। एलन बाहर खड़ा हुआ ये सोच रहा होता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ड्यूक के घर में जन्म लूंगा। पर वो सोचता है कि उसकी पिछली लाइफ इतनी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वो फ्री है तो ये अपनी लाइफ को काफ़ी अच्छे से जी सकता है। अब वो शहर से बाहर आ गया था और एक जंगल में बैठ के फिशिंग करने लगता है। पर वो सोच रहा था, शायद इस दुनिया में मेरे से कोई नहीं डरेगा, तो मैं आसानी से अपनी लाइफ को जी सकता हूँ। तभी एलन की नज़र कुछ मॉन्स्टर पर पड़ती है जो कि इंसानों पर अटैक कर रहे थे और वहाँ की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तभी हम एक नाइट को देखते हैं जिसका नाम बैटिस था और ये वहाँ पर उन मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी। और ये उन मॉन्स्टर पे अटैक तो करती है, लेकिन ये मॉन्स्टर दोबारा से जुड़ रहे थे। बैटिस ये सोचने लगती है कि वो प्रिंसेस रीस को कैसे बचाएगी, इसलिए वो प्रिंसेस को वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन रीस बैटिस की बात नहीं मानती। एलन रीस को देखकर ये याद करने लगता है कि वो पहले भी उसे कहीं मिल चुका है और तब उसे याद आता है वो एक पार्टी में उससे मिला था और उस पार्टी में सभी लोग एलन के बारे में बात कर रहे थे। वो लड़का एक फेलर है और उसी की वजह से वेस्टफील्ड फैमिली का नाम खराब हो रहा है। पर रीस भी वहीं पर थी जो कि सबको शांत रहने के लिए कह रही थी। एलन फेलर नहीं है, वो काफी ज्यादा अच्छा है। इधर एलन डिसाइड करता है कि क्या वो प्रिंसेस रीस को बचा कर रहेगा, और इधर एक मॉन्स्टर ने बैटिस पर अटैक कर दिया था जिससे वो घायल हो गई थी। रीस उसे देखकर काफी ज्यादा चिंता करने लगती है। अब एलन अपनी पावर का इस्तेमाल करके तेजी से प्रिंसेस की तरफ जाने लगता है और यहाँ पर एक मॉन्स्टर प्रिंसेस पर अटैक करने ही वाला था। प्रिंसेस तेजी से एलन का नाम चिल्लाती है और तभी अचानक एलन आकर उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। रीस एलन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एलन कहता है, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं इनसे निपट लेता हूँ। अब एलन अपने डिवाइन आइस पावर का इस्तेमाल करता है जिससे उस मॉन्स्टर के सोर्स दिखने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी 100 शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करके सभी मॉन्स्टर को यहीं पर खत्म कर देता है। बैटिस रीस से माफी मांगने लगती है, मुझे माफ करना, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। पर रीस ये देखकर इमोशनल होने लगती है। तभी एलन बैटिस के पास आता है और उसे अपनी हीलिंग पावर से ठीक कर देता है, जिसके बाद बैटिस अब पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। ये लड़कियां ये देखकर काफी शॉक होती है कि एलन ने ये कैसे किया। एलन सोचता है, मैं इन्हें अपनी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बता सकता कि वहाँ पर मैं एक हीरो था और मेरे पास वहाँ पे जो जो पावर्स थी वो मैं पावर्स मेरे पास इस लाइफ में भी है। बैटिस कहती है, शायद गॉड ने इसे हीलिंग मैजिक की पावर दी होगी जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होगा। एलन उसकी बात काटते हुए रीस पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम एक प्रिंसेस हो, तुम्हें तो कास्टल में होना चाहिए। रीस बताती है, कुछ टाइम पहले उसे एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कंट्री को बचाने के लिए उसकी जरूरत है, इसलिए वो बैटिस के साथ कॉम विलेज जा रही थी क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन उसे वहीं से मिली थी। और फिर वो एलन से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एलन कहते हैं, क्यों ना हम कैरेज में बैठ के ये सब बात करें। रीस कहती है कि वो पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन एलन अपने मैजिक से उसे पूरी तरीके से ठीक कर देता है। ये देखकर वो लड़कियां काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं, जिसके बाद ये लोग कैरेज में बैठ के उस विलेज की तरफ जाने लगते हैं। रीस एलन से पूछ रही थी, तुम्हें वेस्टफील्ड फैमिली से क्यों निकाला गया? एलन कहते हैं, क्योंकि मेरे डैड को ऐसा लगता था कि मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, पर मेरी वजह से हमारी पूरी फैमिली का नाम खराब हो रहा था। एलन रीस से कहता है, अगर किंगडम में सभी को ये पता लग गया कि मेरे पास ये पावर्स हैं तो वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बैटिस कहती है, हाँ तुमने सही कहा, इसलिए हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़कर आएंगे। रीस इस पे मना करती है, मैं कंट्री के लिए अपने फ्रेंड को खतरे में नहीं डाल सकती, मैं इसकी मदद करूंगी ताकि एक अच्छी लाइफ जी सके। रीस की बात सुनकर एलन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में ये लोग कोल्म विलेज में पहुंच गए थे और ये लोग यहाँ पर आकर काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि इस विलेज में कोई भी इंसान नहीं था। बैटिस को ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी मॉन्स्टर ने हमला किया होगा। एलन कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे उनकी प्रेजेंस महसूस हो जाती। बैटिस कहती है, ये काफी ज्यादा अजीब नहीं है, जब से तुम हमारे साथ हो किसी भी मॉन्स्टर ने हम पर अटैक नहीं किया। रीज उसे ये कहने लगती है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे मॉन्स्टर्स को हंटर ने मार दिया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो विलेज में आने से पहले डरते हो।
फिर उन्हें एक जगह पर काफी सारे लोग दिखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये लोग यहाँ पर किसी काम से आए होंगे। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की को अपने घर से बाहर निकाल रहा था और रीस इस लड़की को जानती है। इसका नाम अकीरा है। रीस उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लेकिन अकीरा को रीस के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो रीस से कहती है, अरे तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और रीस उस पर गुस्सा हो जाती है, अरे यार तुम वही हो जो मेरे पास आई थी और तुमने ही मुझे खतरे के बारे में बताया था। और अकीरा उससे माफी मांगती है। वो कहती है, दरअसल मुझे किसी का भी नाम याद नहीं रहता। इधर बैटिस एलन से ये पूछती है, क्या तुम्हें ब्रेवर के बारे में पता है? एलन कहता है, ये क्या चीज़ होती है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो उसे बताने लगती है। ब्रेवर एक तरह की पावर स्किल है जो कि गॉड सिर्फ एक ही इंसान को देता है और वो पावर काफ़ी ज़्यादा होती है और जिसको भी वो पावर मिलती है हम लोग उसे हीरो कहते हैं। रीस कहती है, अकीरा के पास वो भी पावर है और ये एक हीरो है। बैटिस कहती है, लेडी रीस के पास भी लाइटनिंग पावर है। एलन सोचता है, क्या ये लोग यहाँ पर हीरो को बचाने आए हैं? जिसके बाद हम देखते हैं ये एक रेस्टोरेंट में आ गई थी। अब अकीरा सबको ये बताने लगती है। वो इस प्लेस से गुजर रही थी, तभी उसे एक छोटी बच्ची मिली और उसे विलेज के सभी लोगों ने ड्रैगन के पास सैक्रिफाइस करने के लिए भेजा था। और ये सुनने के बाद विलेज के चीफ से बात करने के लिए आई थी, लेकिन चीफ ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। बैटिस कहती है, शायद उस ड्रैगन ने विलेज के लोगों को डराया होगा। एलन कहते हैं, नहीं, बात कुछ और है, क्योंकि उस ड्रैगन के लिए ऐसा करना काफी ज्यादा आसान होता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे विलेज को सैक्रिफाइस करने के लिए कहा होगा। बैटिस कहती है, शायद यही रीजन हो सकता है कि हमें रास्ते में कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखे और सारे मॉन्स्टर ड्रैगन से डर के छिप गए होंगे। अब ये लोग पूछते हैं, वो छोटी बच्ची कहाँ पर है? अकीरा कहती है, मैं उसे एक केव में छोड़कर आई हूँ। अगर मैं उसे अपने साथ लाती तो हो सकता था कि मैं मुसीबत में पड़ जाती, लेकिन अब मैं खुद चाह रही हूँ उस ड्रैगन को खत्म करने के लिए। एलन अकीरा से ये पूछता है, विलेज के लोगों ने तुम्हें उस ड्रैगन को मारने के लिए नहीं कहा, तो तुम ऐसा क्यों करने जा रही हो? अकीरा कहती है, क्योंकि उस बच्ची ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और मुझे उसकी जान बचानी पड़ेगी। अब ये दोनों लड़कियां भी अकीरा के साथ जाने की बात करती है और वो एलन को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने ही इनकी जान बचाई थी। एलन कहता है, क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। रीसे कहती है, तुम्हारे मिशन का क्या हुआ? तुम्हें तो एक न्यू जर्नी स्टार्ट करनी थी। एलन कहता है, वैसे तो तुमने सही कहा था, लेकिन मैं अपने दोस्तों को ऐसे मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जिसके बाद ये सभी लोग जंगल में आ गए थे। अब अकीरा सबको अपना प्लान बताने लगती है, मैं आगे से ड्रैगन के सामने जाऊंगी और तुम लोग साइड से उस पर अटैक कर देना। रीस अकीरा से ये पूछती है, क्या तुम उस लड़की के लिए उस ड्रैगन के सामने जाओगी? अकीरा कहती है, क्या तुम्हें मेरी पावर पर शक है? मैं उस ड्रैगन के सामने नहीं जा सकती। रीस कहती है, अरे नहीं, मुझे तुम्हारी पावर पर पूरा भरोसा है। एलन अकीरा से ये कहता है, वैसे मैं भी सामने जा सकता हूँ। अकीरा कहती है, अगर तुम सामने से जाओगे तो मुझे ऐसा फील होगा कि ड्रैगन को तो तुमने ही हराया। वैसे मुझे पता है कि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो, तो पहले हमें मिलके इस ड्रैगन को हराना होगा, उसके बाद हम एक बैटल करेंगे। अब अकीरा सामने से ड्रैगन से फाइट करने के लिए निकल गई थी और इन लोगों को पीछे से आने के लिए कहती है। ये लोग पहाड़ चढ़ के ऊपर जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक धमाके की आवाज़ आती है और अकीरा ने ड्रैगन से फाइट करनी स्टार्ट भी कर दी थी। अकीरा उस ड्रैगन पर काफी खतरनाक अटैक करती है, लेकिन इस ड्रैगन को उससे कुछ भी नहीं होता। पर वो ड्रैगन अकीरा का मजाक बनाने लगता है, तुम इंसान अपने आप को हीरो कहते हो, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है, तुम्हारे अटैक्स बिल्कुल बेकार हैं। यह सुनकर अकीरा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी और भी पावर से उस ड्रैगन पर अटैक करने लगती है, लेकिन अब भी इस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। तभी अकीरा की नजर उस बच्ची पर पड़ती है जो उसे मिली थी। वो पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ड्रैगन कहता है, ये तो वही बच्ची है जिसे मैंने छोड़ा था। अकीरा सुनकर काफी ज्यादा शॉक होती है, आखिरकार तुमने इसे क्यों छोड़ा था? ड्रैगन बताने लगता है, मैंने इसे जानबूझकर छोड़ा था क्योंकि इसकी आंखों में मुझे वो डर दिखा जो कि मुझे पसंद था, क्योंकि मुझे किसी इंसान को मारने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लोगों के चेहरों पर डर देखना अच्छा लगता है, जैसे कि अभी तुम्हारे फेस पर आ रहा है। इससे अकीरा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो डायरेक्ट जाके ड्रैगन पर अटैक कर देती है, लेकिन ड्रैगन उल्टा उस पर अटैक करता है और ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। अकीरा इससे काफी दूर जाके गिरती है और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। अब यह ड्रैगन अकीरा को बस मारने ही वाला था, तभी एलन आकर उस ड्रैगन का पर काट देता है। यह देखकर ड्रैगन काफी ज्यादा शॉक होता है, तुमने ये कैसे किया? तुम एक मामूली इंसान हो। एलन कहता है, तुम्हें ऐसा गलत लगता है, और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन के कोर को देख लेता है, लेकिन ड्रैगन फिर भी उसे उल्टा सीधा बोल रहा था, तुम एक कमजोर इंसान हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एलन के पिज़्ज़ा की तरफ देखता है, उसकी आंखों में एलन को लेकर उम्मीद थी और वो समझ जाता है कि लोग मुझे पहले से ही उल्टा सीधा बोला करते थे, लेकिन एक प्रिंसेस ही थी जिसने मुझे समझाया, और वो अपनी काफी खतरनाक पावर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन पे अटैक कर देता है और वो एक ही झटके में उस ड्रैगन को वहीं पर खत्म कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे एक ब्लू कलर की बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिससे आसमान में छाए काले बादल भी साफ हो जाते हैं। अब ड्रैगन मरते हुए ये कहता है, आखिरकार इस लड़के ने मुझे हराया कैसे? मुझे उन लोगों ने ये नहीं बताया था कि इसकी जैसा पावरफुल इंसान भी यहाँ पर आने वाला है। अब एलन उस फाइट में अपनी काफी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया था, जिस वजह से वो थक चुका था, और वो अब जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, रीस उसके सामने बैठी होती है
एलन मन से पूछता है पैटिस और आकिरा कहाँ पर है। रीज बताती है कि वो दोनों अपनी ट्रेनिंग में बिजी हैं और वो उसे कुछ कहने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो हिचकिचा रही थी क्योंकि एलन ने देख लिया था कि रीज के पास हीलिंग पावर है। पर एलन ने ये सुना था कि एक लड़की जब भी सफर में जाती है तो वो अपने हीलिंग मैजिक से अपने घायल दोस्तों की हेल्प करती है और इसलिए उस सेंट का टाइटल दिया गया था। लेकिन एलन को ये नहीं पता था कि वो और कोई नहीं है बल्कि प्रिंसेस रीस है और रीस उसे माफी मांगती है ये सीक्रेट रखने के लिए। एलन कहता है तुम मेरे लिए सेंट या कोई प्रिंसेस नहीं हो, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त हो। और ये सुनकर रीस को अच्छा लगता है। अब अकीरा एलन को बुलाती है ताकि वो इसके साथ ट्रेनिंग कर सके। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद ये लोग अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। रीस अकीरा से कहती है हम तुम्हें आगे तक लिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन अकीरा अकेले ही सफर तय करना चाहती थी और इस छोटी बच्ची को भी अकीरा से अटैचमेंट हो गई थी। पर अकीरा ने भी ये भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो इस बच्ची का ध्यान रखेगी। लेकिन एक बात उसे अभी तक परेशान कर रही थी कि एक हीरो होकर भी वो एक ड्रैगन को नहीं हरा पाई, इसलिए वो एक हीरो कहलाने के लायक नहीं है। और उसे ऐसा लगता है कि उसके पास जो डिवाइन स्वॉर्ड है वो एलन को दे देनी चाहिए, लेकिन एलन उसे लेने से मना कर देता है। जरा उस छोटी बच्ची को देखो, उसके लिए तुम ही हीरो हो और तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। ये सुनकर अकीरा की आंख भर आती है। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी वो लोग यहाँ से जा चुके थे। फिर हम एलन के डैड को देखते हैं। उनका प्लान पूरी तरीके से फेल हो चुका था। उनका प्लान था कि रेड ड्रैगन का इस्तेमाल करके प्रिंसेस रीस और हीरो को मारने का। और ये बात सुनकर ब्रैड को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने रीस को मारने के लिए पहले काफी सारे मॉन्स्टर्स भेजे थे और अब ये रेड ड्रैगन भी इस प्लान में फेल हो चुका था। कुरेगो से कहता है अभी हमें शांत रहना चाहिए क्योंकि हमें नेक्स्ट प्लान के लिए कुछ मटेरियल चाहिए होगा। ब्रैड कहता है ऐसा तो प्रिंसेस और आकिरा दोनों ही हमारे हाथों से निकल जाएंगे। क्राइक कहता है भले ही वो जहाँ भी जाए लेकिन रहेंगे तो वो किंगडम में ही, पर हमें ये मौका दोबारा से मिल जाएगा। अब क्राइक अपने हेंचमैन से उस एल्फ के बारे में पूछता है। वो उसे कहता है आप टेंशन मत लीजिए, उसका सर मैं आप तक पहुंचा दूंगा और ये गॉड और इस किंगडम से बदला लेना चाहता है, इसलिए ये सारा कुछ कर रहा है। और अपने डैड के प्लान से अनजान एलन रीस के साथ जा रहा था एक ब्लैकस्मिथ के पास क्योंकि उसकी स्वॉर्ड अब टूट चुकी है और उसे एक नई स्वॉर्ड चाहिए होगी। रीस एक ब्लैकस्मिथ को जानती थी जो कि एक एल्फ है और वो इसके लिए काफी अच्छी स्वॉर्ड बना देगी। रीस ये स्वॉर्ड देखकर एलन से माफी मांगना चाहती थी। ये इन चीज़ों में फंस चुका है। उस ब्लैकस्मिथ का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था तो इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये एक रात यहीं पर बिताएंगे। अब रीस को भी काफ़ी ज़्यादा नींद आती है तो एलन के पास ही सो जाती है, पर एकदम से रीस उड़ भी जाती है क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। बेटी उसे ये कहती है एक टाइम पे एलन तुम्हारा फियांसे था तो तुम्हें इसमें शर्माना क्या। एलन भी कहते हैं हाँ तुम आराम से सो सकती हो, लेकिन रीस को ऐसा नहीं करना था क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। जिसके थोड़ी देर बाद बेटिस और रीस दोनों ही सो जाते हैं। अब एलन ये याद करने लगता है जब वो पहली बार रीस से रॉयल बैंक्वेट में मिला था और रीस भी उसे जान पहचान बढ़ाना चाहती थी। एलन सोचता है ऐसा क्यों है। रीस उसे बताती है कि उन दोनों की एंगेजमेंट पक्की हो चुकी थी और अगले ही दिन ये लोग ग्रेलम सिटी में पहुंच जाते हैं और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और रीस बताती है कि उस ब्लैकस्मिथ का घर यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन बेथिस को यह घर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि अंदर से किसी भी हथौड़ी की आवाज़ नहीं आ रही थी। एलन कहता है तुम लोग पीछे रुको, मैं जाकर चेक करके आता हूँ। पर वो देखता है कि यहाँ का दरवाज़ा खुला हुआ है तो ये तीनों अंदर चले जाते हैं। अब एलन उस एल्फ की बनाई हुई चीज़ों को देख रहा होता है, तभी उसे रीस की घबराई हुई आवाज़ सुनाई देती है। जब उसके पास जाता है तो देखता है कि वो एल्फ बेहोश पड़ी है। बैटिस उसे उठाकर कहती है चिंता मत करो, ये अभी भी जिंदा है और ये बस थोड़ी ही बेहोश हुई है और ये इसके लिए नॉर्मल है क्योंकि जब भी ये काम करती है तो 3-4 दिन तक ना तो ये कुछ खाती है ना तो सोती है और इसी वजह से अभी काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में है। रीस अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल कर कर इसको उठा देती है। नोएले इन दोनों लड़कियों को तक पहचान जाती है, लेकिन एलन उसके लिए नया था। बेटिस बताती है दरअसल ये हमारा एक टेम्परेरी बॉडीगार्ड है और नोएले समझ गई थी कि इन लोगों को इसके लिए एक स्वॉर्ड चाहिए, पर वो यहाँ पे मना करती है कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है क्योंकि मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा टाइट है। वैसे इसके पास पहले ही एक तलवार है। एलन कहता है ये मेरे से टूट चुकी है और नोएल पहचान जाती है कि ये तलवार उसी ने बनाई थी, पर वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करती है और वो इस तलवार को चेक करती है। उसे पता लगता है कि एलन ने इस तलवार को पूरी लिमिट तक इस्तेमाल किया है, इसलिए वो अपने मन को बदल लेती है और वो डिसाइड करती है कि वो एलन के लिए एक न्यू स्वॉर्ड बनाएगी। लेकिन इस स्वॉर्ड को बनाने से पहले नोएले एलन से पूछती है क्या तुम्हें ऐसी तलवार चलेगी जो कि डिवाइन स्वॉर्ड से भी ऊपर हो, क्योंकि डिवाइन स्वॉर्ड को सिर्फ हीरो ही चला सकते हैं। पर नोएले को ऐसा लगता है कि एलन डिवाइन स्वॉर्ड से भी पावरफुल स्वॉर्ड को चला सकता है। पर भाई कोई भी ब्लैकस्मिथ ऐसे ही किसी के लिए डिवाइन स्वॉर्ड नहीं बनाता क्योंकि उसे पता लग गया था कि एलन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो आसानी से इस स्वॉर्ड को चला पाएगा, इसलिए वो एलन से इसके लिए पूछ रही थी।
और इतने अच्छे ऑफर को मना ही कौन करता है। तो एलन उसमें मान जाता है, जिसके बाद नोएले फिर से अपने काम पे लग जाती है और इन तीनों को यहाँ से बाहर निकाल देती है। ये लोग डिसाइड करते हैं ये पास के ही विलेज में एक होटल लेकर रुकेंगे, लेकिन इन तीनों पर कोई नजर रख रहा था और ये लड़की और कोई नहीं क्रोइक की हेंचमैन की एक पार्टनर थी और इसे बंदे का नाम था होरेस। और उसे पता लगता है कि रीस के साथ सिर्फ एक बॉडीगार्ड है, लेकिन यहाँ पर एलन को देखकर काफी ज्यादा शौक था। वो इसके बारे में जानना चाहता था आखिर ये कौन है। फिर हम उन तीनों को देखते हैं जो कि पास के एक होटल में रुके थे। इन लोगों के पास कुछ करने के लिए नहीं था, तो ये लड़कियां कहती हैं क्यों ना हम पास की गिल्ड में जाकर उस ड्रैगन से मिले हुए मटेरियल को बेच कर आए। एलन उनकी बात मान जाता है और वो गिल्ड के लिए निकल जाता है। ये लड़कियां कहती हैं कि हमें मार्केट में घूमने जाना है, लेकिन इन लोगों को यहाँ पे आने का कुछ अलग ही रीजन था। वो लोग एलन को इसमें नहीं घसीटना चाहते थे। अब एलन गिल्ड में आ गया था और वो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को इस ड्रैगन के मटेरियल दिखाता है। वो लड़की ये देखकर शॉक हो जाती है। वो इसे चेक कराने के लिए गिल्ड मास्टर के पास जाती है। तभी होरेस भी यहाँ पर पहुंच गया था और वो एलन से पूछताछ करने लगता है। एलन को इन पर शक ना हो तो वो उसे झूठ कहने लगता है। पहले तो वो अपनी पार्टनर और अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। दरअसल हम ट्रैवलर हैं और हम एडवेंचरस स्टोरीज को कवर करते हैं। होरेस उसे ये पूछता है क्या तुमने अकेले उस ड्रैगन को हराया था। एलन कहता है नहीं, मेरे साथ मेरे पार्टनर्स भी थे। होरेस सही गेस करता है कि उनके साथ एक हीरो भी थी और ये एलन से उस के बारे में पूछने ही वाले थे। तभी वो रिसेप्शन यहाँ पे पहुंच जाती है और ये सब लोग यहाँ से गायब हो जाते हैं। होरेस ये समझ जाता है कि एलन क्रोइक का लड़का है, लेकिन वो इस बात को लेकर सरप्राइज था कि उसके पास कोई पावर भी नहीं है, लेकिन वो उस ड्रैगन से जिंदा बच के निकल गया। लेकिन मैलिन को ऐसा नहीं लगता, उसे एलन में कुछ गड़बड़ लगती है। अब अगले दिन ये तीनों नोएल से मिलने के लिए गए होते हैं, लेकिन नोएल दोबारा से वहाँ बेहोश पड़ी होती है। रीस अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसे दोबारा से ठीक कर देती है और नोएल बताती है कि उसने एलन के लिए एक परफेक्ट शॉट बना दी है और वो इसे एक क्रिएटर है, तो वो इस शॉट को इस्तेमाल होता हुआ देखना चाहती है। लेकिन रीस उसे जाने से मना करती है क्योंकि अभी भी वो काफी ज्यादा कमजोर है। और जब नोएल बिल्कुल ठीक हो जाती है तो ये लोग स्वॉर्ड को चेक करने के लिए एक जंगल में आ जाते हैं। एलन को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है कि नोएल एक एल्फ होने के बावजूद भी एक ब्लैक स्मिथ है। नोएल ये उसे बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तो वो अनाथ थी और उसे एक ड्वार्फ ने अडॉप्ट किया था जिसका नाम वेनेसा था, और वेनेसा ने कभी भी नोएल को फॉर्चिंग नहीं सिखाई थी, लेकिन तब भी नोएल उसे अपना मास्टर समझा करती थी और नोएल को अपनी पर्सनल बातें बताने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होता है, तो शर्माने होते थोड़ा आगे से निकल जाती है। एलन को वहाँ पे होरेस और मेलिन मिलते हैं, लेकिन नोएल उसे बुलाती है तो ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे कुछ तो सीक्रेट था जो कि होरेस ने यहाँ पे छुपा रखा था, तो वो अपने पार्टनर से कहता है कि इन दोनों पर नजर रखें। अब एलन अपनी नई स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और कई सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। फिर नोएल उस स्वॉर्ड को लेकर उसे एनालाइज करने लगती है और ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी कि एलन ने इस स्वॉर्ड को इतनी अच्छे से इस्तेमाल किया है। ना तो इस स्वॉर्ड पे कोई स्क्रैच आया है और ना ही इसके ब्लेड्स डल पड़े हैं, लेकिन नोएल को एलन की और भी स्किल्स देखनी थी, तो वो जंगल में और आगे जाते हैं ताकि वो और भी बड़े मॉन्स्टर को हंट कर सके। और यहाँ पर काफी ज्यादा कोहरा होता है। एलन अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और इस कोहरे को हटाने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक काफी बड़ा वुल्फ मॉन्स्टर बैठा होता है। नोएल ये देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और वो एलन से कहती है तुम कुछ भी करो लेकिन इस मॉन्स्टर को मार डालो। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नोएल अपने मास्टर को रोकने के लिए कहती है, लेकिन उसकी मास्टर अपने काम में भी बिजी थी और वो लगातार तलवार बना रही थी और बिना कुछ खाए पिए ये इस काम को कर रही थी और फाइनली इसने एक स्वॉर्ड को बना लिया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एलन नोएल से कहता है मुझे पता है तुम चाहती हो कि मैं इसे मार दूं, लेकिन ये अभी सो रहा है और हम पर हमला भी नहीं कर रहा है, तो ऐसे हमें किसी पर भी हमला नहीं करना चाहिए। और नोएल उसे कहती है मुझे इससे अपना रिवेंज लेना है क्योंकि इसने मेरे मास्टर को मारा था। और एलन कहता है मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी तलवार इसको मार पाएगी। अब अगले सीन में हम एलन को देखते हैं जो कि प्रिंसेस से पूछ रहा था आखिरकार आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। रीस उसे ये बताने लगती है कि दरअसल हमारे किंगडम में एक रॉयल फैमिली का बंदा था जिसका कुछ टाइम पहले एक रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। बस उसका सर बचा था, पर हमें हमेशा ऐसा लगता है कि शायद इसके पीछे एक डीमन हो सकता है, लेकिन एलन को ऐसा नहीं लगता। फिर हमें होरेस की पार्टनर को देखते हैं जो कि उसी वुल्फ के सामने खड़ी हुई होती है। वो सोच रही थी आखिरकार ये एलन कितना ज्यादा पावरफुल है। अब ये लड़की होरेस को आगे सारी इंफॉर्मेशन देने लगती है और इसकी बातों से हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे मेन कैरेक्टर को मारना नहीं चाहती। होरेस कहता है तुम टेंशन मत लो, तुम्हें उसे मारना ही पड़ेगा, पर ये अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसको हिप्नोटाइज कर लेता है और इसे ऑर्डर देता है कि ये जाकर उसे मार दे। फिर हम नोएल को देखते हैं जो कि अब भी उस तलवार पे काम कर रही थी क्योंकि एलन ने उसे बता दिया था कि इसकी स्वॉर्ड में क्या क्या कमी है, पर वो चाहती है कि इस बार वो इस स्वॉर्ड को एक लेजेंडरी तरीके से बनाए ताकि इसमें कोई भी कमी ना रहे। और साथ ही साथ उसे अपना पास्ट भी याद आने लगता है कि जब उसकी मास्टर अपनी बनाई हुई तलवार से उसी वुल्फ से लड़ने के लिए जा रही थी
नोएल उन्हें रुकने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और वो अपनी स्वॉर्ड से इस वुल्फ पर अटैक कर रही थी। लेकिन इस वुल्फ का बैरर इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसकी मास्टर की स्वॉर्ड भी यहाँ पे टूट जाती है, जिसके बाद वो वुल्फ इसकी मास्टर को इसके सामने ही कच्चा चबा जाता है। और ये देखकर नोएल अपना होश खो बैठती है। अब वो वुल्फ उस पर अटैक करने ही वाला था, तभी बीच में हीरो आकर उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो हीरो इस वुल्फ से फाइट करने लगती है और वो अपनी तलवार से इस वुल्फ को चोट पहुंचाने में कामयाब रहती है। और वो ऐसे ही फाइट करती है, जिसके थोड़ी देर बाद वो इसे भी हरा देती है। अब वह नोएल से आके पूछती है, हे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? लेकिन नोएल बस एक ही बात कह रही थी, आखिरकार कैसे? मेरी मास्टर की स्वॉर्ड जिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था, वो उस वुल्फ के सामने नहीं टिक पाई, लेकिन तुम्हारी स्वॉर्ड ने उसे हरा दिया। ये कैसे हुआ? हीरो उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन नोएल उसे कोई भी जवाब नहीं देती। वो अपने आप में ही बात कर रही थी, मैं एक ऐसी स्वॉर्ड बनाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी और कभी भी नहीं टूटेगी। फिर प्रेजेंट में हम नोएल को देखते हैं, जिसे उस लेजेंडरी स्वॉर्ड को बना लिया था। अब वो स्वॉर्ड को लेकर जंगल की तरफ जा रही होती है और वो अपने मन में कहती है, मुझे माफ़ करना इस स्वॉर्ड को ले जाने के लिए। और वो उस वुल्फ की तरफ बढ़ने लगती है और अब ये सीधा जाकर उस वुल्फ पर अटैक कर देती है। लेकिन ये वुल्फ यहाँ पर उठ गया था और वो इसे दूर फेंक कर मारता है। इस तलवार को ये यहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन ये लड़की थोड़ी सी घायल हो जाती है। अब ये वुल्फ उसकी तरफ बढ़ रहा था और हम देखते हैं कि उसके साथ एक बंदा है भी है, और ये कोई और नहीं बल्कि होरेस था। वो नोएल से कहता है, मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो, और हाँ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ये वुल्फ तुम्हें ख़त्म कर देगा। नोएल ये सुनकर उसे कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारी टीम में नहीं आने वाली। मुझे पता है कि तुम मेरी पावर का गलत इस्तेमाल करोगे, और हाँ, मैं अपनी मास्टर का बदला लेकर रहूंगी। होरेस ये सुनकर कहता है, तुम गलत टाइम पे काफ़ी गलत फैसला किया है और अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और वो अपने वुल्फ से इस पर अटैक करने ही वाला था, तभी एलन वहाँ पर पहुँच जाता है और इस वुल्फ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। होरेस उसे देखकर कहता है, ओह, तो तुम भी यहाँ पहुँच गए? चलो, ये भी अच्छा है क्योंकि तुम्हारी मौत भी यहीं लिखी है। पहले तो मुझे लग रहा था कि तुम कोई और हो, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि तुम वही लड़के हो, और हाँ, तुम मुझे देखने में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हो। एलन उसे ये कहता है, चलो, ये तुम्हें पता लग गया है कि मैं पावरफुल हूँ, तो अब तुम भी यहाँ पर मरने वाले हो। और उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आकर काफ़ी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तुम्हें याद होगा कि मेरी एक साथी भी है, और प्रिंसेस और उसकी नाइट अभी भी अकेली हैं, तो मेरी साथी उन्हें मारने के लिए चली गई है। एलन कहता है, हाँ, मुझे पता था कि तुम लोग ऐसा ज़रूर करोगे, तो मैंने पहले ही वहाँ पर जाल बिछा दिया है, पर अभी तक वो वहाँ पर फंस भी गई होगी और मेरे साथी उसे मार डालेंगे। इधर हम बैटिस को देखते हैं, जो कि उसी लड़की से फाइट कर रही थी। ये लड़की बैटिस पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ती है और उसे दूर फेंक कर मारती है। अब मौका देखकर ये प्रिंसेस को पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है। प्रिंसेस कहती है, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ, तुम हमें मारना नहीं चाहती। तभी बैटिस पीछे से आकर अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है और ये लड़की यहाँ पे बेहोश हो जाती है। इस तरफ एलन उस वुल्फ से फाइट करने के लिए तैयार था। होरेस से ये कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इस बेकार से तलवार से मेरे वुल्फ को हरा पाओगे? और वो अपने वुल्फ से एलन पर अटैक करवा देता है। एलन उस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक ही झटके में उस वुल्फ का सर उसके धड़ से अलग कर देता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी और ये एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है जिसे नोएल ने काफ़ी मेहनत से बनाया था। और होरेस ये देखकर यहाँ से तुम दबा के भाग जाता है। अब एलन ने नोएल को यहाँ पर बचा लिया था और वो उसे लेकर वापस जा रहा होता है। रास्ते में चलते चलते उसे प्रिंसेस मिलती है। प्रिंसेस एलन से पूछती है, क्या तुम लोग ठीक हो? एलन कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मैंने इसे बचा लिया है। फिर अगले सीन में हम होरेस के पार्टनर को देखते हैं। इन लोगों ने इसे यहाँ पर बांध कर रखा था। रीस उसे ये पूछती है, मुझे पता है कि तुम्हें किसी ने हिप्नोटाइज किया हुआ था और तुम अपनी मर्जी से हमें नहीं मारना चाहती थी, तो बताओ इसके पीछे कौन है, कौन हमें मरवाना चाहता है? बैटी से कहती है, हमें इसकी किसी बात पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ये प्रिंसेस को मारने आई थी। प्रिंसेस कहती है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने इसकी आंखों में देखा था, ये मुझे मारना नहीं चाहती थी। फिर हम साइड में नोएल को देखते हैं, जो कि इनकी सारी बातें सुन रही थी, और फिर उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि जब वो छोटी थी तो उसकी मास्टर ने उसे गोद लिया था। तो इस लड़की के पास आकर कहती है, मैं इसे संभाल लूंगी, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो, और मैं इसे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके लिए ऐसा कुछ नहीं किया। नोएल कहती है, मैं इसको अपने साथ रखूंगी और इसे काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाऊंगी, लेकिन बेटी उसे ऐसा करने से मना करती है। नोएल कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं इसका ध्यान रख लूंगी, पर अगर ऐसा ऐसा कुछ करती है तो मैं इसे पनिशमेंट भी दूंगी। पर एलन ये बात सुनकर इस पर एग्री हो जाता है और वो कहता है, चलो फाइनली अब ये सारा कुछ खत्म हुआ। अब एलन जंगल में आकर अपनी स्वॉर्ड से प्रैक्टिस करने लगता है और इसके अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। फिर हमें
होराइज़ को भी दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर आकर बैठ गया था और वो सोचता है कि मैं वहाँ से भागकर काफ़ी अच्छा काम किया। अगर मैं वहाँ पर कुछ और देर तक रुकता तो शायद मैं मारा जाता। और तभी उसे महसूस होता है कि उस पे किसी ने अटैक किया है, तो उसे बचने के लिए नीचे कूद जाता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक था कि आखिरकार उस पे किसने अटैक किया है और ये अटैक इतनी दूर तक कैसे पहुँचा। तभी हम देखते हैं कि एक काफ़ी बड़ा टीमन यहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पूछता है, ओह! तो तुम ही हो वो इंसान। जिसके बाद वो होराइज़ को वहीं पर मार देता है। अब एलन भी इसी अटैक की आवाज़ सुनकर उस जगह पर पहुंच गया था। वो देखता है कि यहाँ पे एक हेड पड़ी हुई है और ये हेड उसी बुड्ढे की होती है। पर अब वो डीमन एलन के डैड के पास पहुंच गया था। एलन का भाई उसे ये कहता है कि तुमने उस बुड्ढे को मारकर काफी अच्छा काम किया। अगर हम उसे नहीं मारते तो हमारा सारा प्लान लोगों में बता देता और अब तुम्हारा नेक्स्ट मिशन है ये कि तुम्हें प्रिंसेस और उसके सारे साथियों को खत्म करना है। फिर हमें प्रिंसेस रीज का एक पार्ट दिखाया जाता है। जब वो छोटी थी तो अपने अंकल के साथ कहीं पर जा रही थी, तभी अचानक उनके कैरिज पर कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर देते हैं और अंकल एल्फ्रेड उसे बचाने के लिए बाहर मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए निकल जाते हैं। रीज ये सारा कुछ देख रही थी, तभी एक मॉन्स्टर उसके कैरिज पर अटैक कर देता है। तभी उसे बचाने के लिए उसके अंकल वहां पर आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर पे अटैक तो करते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को ज्यादा कुछ नहीं होता, पर वो मॉन्स्टर उसके अंकल पे जवाबी हमला करता है, जिससे उसके अंकल काफी बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं और मॉन्स्टर को मारने के चक्कर में अंकल नदी के अंदर गिर जाते हैं और इस तरह रीस ने अपने अंकल को खोया था। अब हम प्रेजेंट में इन तीनों को देखते हैं। ये एक गांव में आए थे और यहाँ के लोग बहुत ज्यादा खुश थे और ये किसी चीज की तैयारी कर रहे थे। एलन एक बंदे से पूछता है, आखिरकार आज क्या है? वो बंदा कहता है कि हमने अपने पूर्वजों की आत्मा को बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। एलन कहता है कि ऐसा कौन करता है? बेटीज को ये चीज थोड़ी अजीब लगती है, तो वो इसके लिए अलर्ट हो जाती है। ये लोग उसे बताने लगते हैं, अरे यार ये बिल्कुल भी अजीब नहीं है, ये तो हमारा एक तरीका फेस्टिवल है और इस फेस्टिवल में हम तो बस भूतिया कपड़े पहनते हैं और आग के सामने नाचते हैं। आप लोग इसे एक हैलोवीन फेस्टिवल मान सकते हो। रीस इन लोगों से पूछती है, क्या आपने यहाँ पर किसी सिल्वर आर्मर वाले बंदे को देखा है? क्योंकि इसने अफवाह सुनी थी कि उस बंदे को यहाँ पे देखा गया है, लेकिन बदकिस्मती से गाँव वाले ने इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और इसको ऐसा लगता है कि शायद ये एक अफवाह थी। तभी हम एक बंदे को देखते हैं जिसकी बॉडी मूवमेंट थोड़ी अजीब सी थी। एलन ये चीज नोटिस करता है और उसे ऐसा लगता है कि जरूर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो आने से पहले नोएल के पास गए थे और उसे उन्होंने सारा मैटर समझाया कि वो जनरल सीरियल के मर्डर को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास कोई क्ल्यू नहीं है। बेटिस कहती है, अगर हमें छोटी सी भी चीज मिल जाए तो हम उससे पता लगा सकते हैं। तभी नोएल को ये याद आता है कि उसके एक रेगुलर कस्टमर ने उसे बताया था कि पास के एक गाँव में एक गोस्ट है जो कि सिल्वर आर्मर पहन रखकर रखता है और उसके ऊपर खून के काफी ज्यादा धब्बे हैं और शायद उस गोश्त को रॉयल फैमिली से कुछ दुश्मनी है और ज्यादातर वो रात में सिर्फ कब्रिस्तान में ही दिखता है। तभी अचानक मेलिन कुछ गिरा देती है और बेटिस उसकी आवाज सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। इससे हमें ये तो क्लियर हो गया था कि बेटिस को भूत से काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन रीज ये क्लियर करती है कि वो गांव में जाकर इस चीज का पता करेगी। एलन को ऐसा लगता है कि इसके पीछे शायद एक डीमन हो सकता है, क्योंकि वही मुर्दों को जिंदा कर सकता है। लेकिन मेलिन और रीज बेटिस को भूतों की बातें बताकर डराने लगती हैं, पर इसीलिए ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस विलेज में आए होते हैं। अब ये लोग कब्रिस्तान में जा रहे थे और बेटिस भी फुल फाइट के मूड में थी और वो अजीब सा बंदा इनका पीछा कर रहा होता है और वो बंदा इन सभी को इस विलेज के हेड के घर के पास ले जाता है। पर इस घर की कंडीशन देखकर ऐसा लग रहा था कि ये एक हॉन्टेड हाउस है। एलेना से पूछता है, तुम कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? वो बंदा कहता है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मेरी नजर तुम पर पड़ी इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ गया। इस चीज के बाद हम देखते हैं कि ये लोग अब घर में आ गए थे। अब विलेज हेड उन्हें बताता है, मैंने भूत वाली कोई भी अफवाह नहीं सुनी। रीस ये सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो कहता है, हमारे विलेज में अब फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, तो तुम्हें एक रात यहाँ पे रुक जाना चाहिए। इस पर ये लोग भी मान जाते हैं। अब रीस जब सो रही थी तो उसे दोबारा वही सपने आने लगते हैं, जहाँ पर वो अंकल एफ्रेड्स के साथ थी और ये उनके काफी ज्यादा करीब थी और वो अपने अंकल को अपने डैड जैसा समझती थी। एल्फ्रेड उसे ये बताने के लिए आया था कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा है और उसे अपने लोगों पर भरोसा रखना चाहिए। जितना वो उन पर भरोसा करेगी उतना ही वो उनसे कनेक्टेड रहेगी। तभी अचानक रीस की आंखें खुल जाती है और वो खिड़की के पास जाने लगती है। तभी उसे नीचे वही सिल्वर आर्मर वाला बंदा दिखता है, जो बंदा बिल्कुल एल्फ्रेड जैसा लग रहा हो। तो रीस उसका पीछा करने लगती है। अब वो कब्रिस्तान में पहुंच गई थी, लेकिन तभी अचानक यहाँ पर सारे मुर्दे खड़े होने लगते हैं और वो रीस पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी एलन आकर उसे नींद से उठा देता है, क्योंकि वो नींद में काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। अब अगली सुबह ये फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और गांव के सभी लोग गोश्त वाली कॉस्ट्यूम पहनकर तैयार हो गए थे। एलन उन्हें देखकर कहता है, बेटिस तुम तो एक नाइट हो, तो तुम्हें ये परंपरा रुका देनी चाहिए। वो कहती है, इसे किसी को भी हार्म नहीं हो रहा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।
अब ये लोग बैठकर आराम से उन लोगों का डांस देख रहे होते हैं। तभी वो अजीब सा बंदा इनके पास आकर कहता है, यहाँ पर ऐसे बैठे मत रहो, इस फेस्टिवल को एंजॉय करो, जाओ वहाँ जाकर डांस करो। रीस कहती है, मुझे अभी आराम करना है, तुम लोग जाके वहाँ पर डांस कर सकते हो। बैटिस और एलन वहाँ के लिए निकल जाते हैं। तभी रीस को पीछे से उसके अंकल की आवाज़ आती है और वो उसे फॉलो करते हुए जंगल में पहुंच जाती है। अब अंकल एल्फ्रेड उसके सामने खड़े होते हैं और वो उसे कहती है, जंगल में ऐसे रात में आना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। रीस अपने अंकल को सामने देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है और वो अपने अंकल से पूछती है, आप इतने टाइम से कहाँ पर थे? हमने आपको ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन आपकी बॉडी भी हमें नहीं मिली थी। एल्फ्रेड उसे ये बताने लगते हैं, मुझे रॉयल फैमिली से बदला लेना था, इसलिए मैंने अपने आप को छुपा कर रखा था। और वो आगे कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई और तुम्हारा फादर तुम्हें मारना चाहता है। रीस के फादर उन सभी को टारगेट कर रहे थे जिनके पास इनबॉर्न गिफ्ट्स हो, यानी कि स्पेशल पावर्स जो कि उन्हें जन्म के टाइम पे मिली हो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जिनके पास इनबॉर्न पावर्स है वो पूरे किंगडम को खत्म कर सकते हैं। इसलिए रीस के फादर भी उसे मरवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इसके पास इनबॉर्न गिफ्ट है। एल्फ्रेड कहता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, तुम मेरी साइड आ जाओ। रीस कहती है, अगर मैं अपने फादर से बात करूंगी तो हो सकता है कि इसका कोई सोल्यूशन निकल जाए। और वो कहती है, एल्फ्रेड ने मुझसे कहा था मुझे अपने लोगों पर भरोसा करना चाहिए। ये सुनकर एल्फ्रेड उस पर अटैक कर देता है कि तभी एलन आकर उसे बचा लेता है। एल्फ्रेड उसे देखकर, ये तो वही नल्ला बंदा है जो कि तुम्हारा एक्स फियांस था। एलन यहाँ पे कुछ नहीं सुनता और वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर इसे उस जंगल से आजाद करा देता है जो बंदा इसको कंट्रोल कर रहा था। रीस को समझ नहीं आता कि एलन ने यहाँ पर क्या किया। एल्फ्रेड ये बताने लगता है कि वो पहले ही मरा हुआ है और वो बताता है दरअसल किंग रीस को नहीं मरवाना चाहते हैं, जो उसे मरवाना चाहता है असल में वो डीमंस है। और हाँ, मेरी जो दुश्मनी है रॉयल फैमिली के साथ वो तो असल में एल्फ्रेड क्योंकि एक सेकंड बॉर्न था तो उसके बड़े भाई को यहाँ पे किंग बनाया गया था और काफी लोगों ने उनके बीच में दरारें डालने की कोशिश की। तो एल्फ्रेड ने डिसाइड किया कि वो एक नाइट बनेगा ताकि वो अपने दम पर अपना नाम कमा सके। अब एल्फ्रेड के पास ज्यादा टाइम नहीं था तो एलन से दो रिक्वेस्ट करता है, पहला कि वो रीस का ध्यान रखे और दूसरा वो उसे फाइट करे क्योंकि वो देखना चाहता है कि एलन कितना ज्यादा पावरफुल है। और फाइनली एलन इस फाइट को जीत जाता है। उसके अंकल यहाँ पे डेड हो गए थे और वो रीस से कहते हैं, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी खुशियां ढूंढनी है। अब एलन विलेज चीफ से मिलने के लिए गया था और जब वो पहली बार इस विलेज में आया था तो उसे पहले ही पता लग गया था कि यहाँ के जितने भी गांव वाले हैं वो सारे के सारे मुर्दे हैं और इनको विलेज चीफ ही कंट्रोल कर रहा है। और हाँ, विलेज चीफ एक डेमन है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरा हो। डीमन एलन से कहता है, तुम्हारी सोच काफी ज्यादा सिंपल है। और वो अपने मुर्दों को बुलाकर एलन पे अटैक करवा रहा होता है ताकि वो एलन को भी अपने आर्मी में ज्वाइन करवा सके। लेकिन एलन सभी मुर्दों को उसके जाल से छुड़वा देता है और साथ में उस डीमन को भी यहीं पे मार देता है। इसके बाद उसमें से उसे एक स्टोन मिलता है। अब वो डीमन एलन के डैड को आके बताने लगता है कि वो इस बार भी इस प्लान में फेल हो चुके हैं, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि हमारे प्लान में कोई भी बदलाव नहीं आने वाला क्योंकि आर्क बाइशॉप का सर अब हमारे हाथों में है। अब ये लोग फिर से नोएल के विलेज में जाने लगते हैं। एलन उस पत्थर को चेक कर रहा था और उसे पता लगता है कि इसके अंदर से जो एनर्जी आ रही है वो ब्रैड की है, यानी कि उसके भाई की। और हमें पता लगता है कि अंकल की बॉडी का सर ही उनकी असली बॉडी का हिस्सा था और जिस जनरल का मर्डर हुआ था उसका सिर्फ बॉडी मिली थी और सर गायब था। अब एलन को इसमें से कुछ कनेक्शन लगने लगते हैं। तभी प्रिंसेस रीस को एक मैसेज मिलता है, जनरल साइरिल अब वापस आ चुके हैं, लेकिन जो मर चुका है वो वापस कैसे आएगा। फिर हम एलन के पास को देखते हैं। एलन का छोटा भाई था ब्रैड, जो कि हमेशा उसे चिढ़ाता था। वो छोटी छोटी बातों पे उससे गुस्सा हो जाया करता था। उसे ऐसा लगता था कि इसका बड़ा भाई एलन उसे हमेशा नीचा दिखाता है, जैसे कि बाकी के लोग उसके साथ करते हैं, क्योंकि वो किसी भी काम में अच्छा नहीं था और उसे एक फेलर के नाम से जाना जाता था। पर एक दिन जब ब्रैड अपने फादर कुरेक से मिलने के लिए जाता है, वो उसे कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं सारे गॉड्स और इस किंगडम से बदला लेकर रहूंगा। ब्रैड को तब से ये लगने लगा कि वो एक ही सिर्फ अकेला है जो कि यहाँ पे राज कर सकता है और वो अपने फादर का प्लान में उनकी मदद करेगा। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये खबर पूरे किंगडम में फैल गई थी कि जनरल साइरिल वापस आ चुके हैं और ये लोग यही बात कर रहे थे, अगर वो मारे जा चुके हैं तो वापस कैसे आए। अब ये बात कैप्टन एडवर्ड तक पहुंच गई थी। उनका असिस्टेंट उससे पूछता है, आपको क्या लगता है कि जनरल साइरिल क्या सच में वापस आ गए हैं या फिर उनके भेष में कोई बहरी है। एडवर्ड कहता है, हमें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोग प्रीमियम नाइट्स हैं और हमारा सिर्फ एक ही काम है, उन लोगों को रोकना जो इस किंगडम के लिए बुरा चाहते हैं। और अगर सच में जनरल साइरिल यहाँ पे होते तो भी ऐसा ही करते, तो हमें उनकी बातों को याद करके उन्हें नक्शे कदम पर चलना चाहिए। अब ये लोग चलते हुए एक सुनसान सी गली में आ गए थे और यहाँ पर एक अजीब सा बंदा होता है। क्लर्क को ऐसा लगता है कि ये उन पर हमला करेगा, लेकिन एडवर्ड उसे रोक लेता है क्योंकि ये एक आर्क बाइशॉप है। वो बुड्ढा एडवर्ड से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ अकेले में बात करनी है, क्योंकि ये बंदा काफी ज्यादा अथॉरिटी वाला था। तो एडवर्ड उसकी बात मान जाता है, लेकिन क्लर्क को ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। एडवर्ड से कहता है, हमें अपने मिशन पे ध्यान देना चाहिए और हाँ, वैसे मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ। अब आर्क बाइशॉप उसे एक खंडर सी हवेली में ले आया था। एडवर्ड उसे ये पूछता है,
तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? लेकिन आग बादशाह कहता हुआ निकल जाता है, मेरा काम बस इतना ही था। अचानक क्रोइक उस पर हमला कर देता है, लेकिन एडवर्ड भी काफी ज्यादा तेज था तो आसानी से उसके हमलों को रोक लेता है। पर एडवर्ड क्रोइक को पहले से जानता था और ये लास्ट टाइम तब मिले थे जब क्रोइक की बीवी का फ्यूनरल था। एडवर्ड क्रोइक से ये पूछता है, तो तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? क्रोइक कहता है, आग बादशाह पहले ही मेरे चंगुल में है। पर इतना कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है। अब एडवर्ड ये समझ जाता है कि सच में क्रोइक ने कुछ किया होगा। क्रोइक अपनी बीवी की मौत याद करने लगता है और वो कहता है उसे इस दुनिया की जरूरत नहीं है। अब ब्रैड को भी वो टाइम याद आने लगते हैं जब उसने अपनी माँ को मरा हुआ देखा था। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था तो उसको समझ नहीं आया था कि उसकी माँ सो क्यों रही है। एलन ने उसे बताया था कि उसकी माँ अब मर चुकी है, क्योंकि ब्रैड एक फेलर था और अब उसने अपनी माँ को भी खो दिया है। तो वो अपने भाई से पूछता है, ये फेलर क्या होता है? एलन उसे इस बात पे ध्यान ना देने के लिए कहता है, क्योंकि ये लोग ऐसे ही फालतू की कमेंट करते रहते हैं। लेकिन ब्रैड एलन की बात पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसके फादर भी उसे एक फेलर मानते थे। और उसके बाद ब्रैड का लेवल अब एलन से पहले हो गया है और ब्रैड खुद एलन को एक फेलर मानने लगा। लेकिन ब्रैड एक दिन एलन से पूछ लेता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता जब तुम्हें लोग फेलर कहते हैं? लेकिन एलन को किसी की भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। तभी अचानक इसके पास एक बंदा आता है और वो इसे बताने लगता है कि हमारा प्लान बिल्कुल वैसा ही चल रहा है जैसा हमने सोचा था। अब ब्रैड, तुम्हारी साइड का प्लान कैसा चल रहा है? ब्रैड उसे बताने लगता है कि हमने आग बादशाह को कंट्रोल कर लिया है और इसकी मदद से हमने एडवर्ड को अभी अपने झांसे में ले लिया है। लेकिन एडवर्ड का जो गिफ्ट है वो यहाँ पे काफी बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि उसके पास ऐसी पावर है कि वो किसी की भी पावर को कैंसिल कर सकता है। ब्रैड कहता है, इस बात की टेंशन मत लो, मेरे फादर उसे संभाल लेंगे और अगर वो इसमें फेल हुए तो मैं अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे भी अपने कब्जे में ले लूंगा। तभी एक बंदा आकर उसे बताने लगता है कि हीरो वापस आ चुकी है, तो हमें अपने प्लान को स्टार्ट कर देना चाहिए। तभी पहले वाला बंदा ये कहता है कि मैं तुम्हारे इस प्लान में हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन इस वजह से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अकीरा उस बच्चे के साथ यहाँ पर आ गई थी और वो यहाँ पर रहने का सोच रही थी, लेकिन उसे सेंस होता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है, तो वो उस बच्ची को लेकर वहाँ से सुनसान इलाके में आ जाती है। अब अकीरा उन लोगों को बाहर बुलाती है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग उसका पीछा कर रहे हैं और ये लोग यहाँ पे अकीरा को मारने के लिए आए थे, क्योंकि अकीरा एक हीरो है तो ये चारों मिलकर भी उसे नहीं मार पाएंगे। तो वो इसलिए एक स्पेल का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिससे बच्ची को प्रॉब्लम होने लगती है। अब डीमन अकीरा से कहने लगते हैं, तुम इस लड़की को जिस गाँव से लेकर आई हो वहाँ पर सभी लोगों की बॉडी पर एक मैजिक मार्क है और ये मैजिक मार्क उनकी लाइफ का इस्तेमाल करके उन्हें एक बॉम्ब बना देता है और जैसे ही आग इस लड़की को छुएगी वो फट जाएगी। लेकिन अकीरा डिसाइड करती है कि वो इस लड़की को नहीं छोड़ेगी और डीमंस उन पर अटैक कर देते हैं। तभी यहाँ पे सीन कट होता है और हम क्लर्क को देखते हैं। तभी उसके सामने भी एक मिस्टीरियस सा बंदा आ जाता है और क्लर्क अपने शोल्डर को उस पर अटैक करने से रोकता है, क्योंकि उसे पहले ही सेंस हो गया था कि ये सामने वाला बंदा काफी ज्यादा ताकतवर है। वो बंदा क्लर्क से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पे हार्म पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं बस तुम्हें यहाँ पे दुनिया की रियलिटी बताने के लिए आया हूँ। फिर हम जनरल साइरिल और बादशाह को देखते हैं जिन्हें ब्रैड कंट्रोल कर रहा हो। बादशाह सबसे ये कहने लगता है कि गॉड हमसे झूठ बोल रहे हैं, जो भी उन्होंने इंसानों को पावर दी है वो असल में कोई गिफ्ट नहीं है। अब साइरिल सबको ये समझाने लगता है कि मान लो तुम कुछ और बनना चाहते थे, लेकिन गॉड की गिफ्ट की वजह से तुम वो नहीं बन पाए, इस वजह से ये कोई गिफ्ट नहीं है, तुम एक गॉड की कठपुतली बन गए, तो तुम्हें ना चाहकर भी वो चीज करनी पड़ रही है जिसलिए तुम नहीं बने हो। बादशाह सबसे ये कहता है, गॉड के चंगुल से बचने के लिए एक रास्ता है, लेकिन पब्लिक को तो ये पता है कि गिफ्ट एक काफी पावरफुल एबिलिटी है जिससे किंगडम को बचाने में काफी ज्यादा हेल्प होती है। पब्लिक का डाउट क्लियर करने के लिए जनरल साइरिल ब्रैड को आगे बुलाता है। ब्रैड अपनी पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक मॉन्स्टर को बनाता है। जनरल साइरिल सबको ये बताने लगता है, इस मॉन्स्टर के अंदर 10,000 सोल्जर्स इतनी पावर है, लेकिन ये सारे लोग ये सोच रहे थे ये ऐसे ही अपनी पावर को एक्सचेंज नहीं कर सकते। ब्रैड कहता है, नहीं, तुम लोग कर सकते हो, अगर तुम मेरी स्पेशल एबिलिटी माय नेट का इस्तेमाल करो और इसकी जो एबिलिटी है वो दूसरों की एबिलिटी को बाहर निकाल सकती है और ये एबिलिटीज उनकी गिफ्ट से काफी ज्यादा डिफरेंट हो गई। ये बात सभी लोगों को ठीक लगती है, लेकिन अगर ब्रैड मर जाएगा तो उसके जाने के बाद क्या होगा? ब्रैड कहता है, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारी साइड डीमंस है और ये लोग देखकर काफी सारे शॉक हो जाते हैं। ब्रैड अब सबको शांत कराता है और इनसे कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, डीमन अब हमारे साथ है और इन्होंने हमें इन एबिलिटीज के बारे में बताया है। और ब्रैड सबसे ये कहता है, आप लोग डीमन के साथ काम करो और अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है ये आप खुद डिसाइड करो, और हाँ, इन गिफ्ट से आजाद हो जाओ। इधर क्रोइक एडवर्ड पे भारी पड़ रहा था। एडवर्ड ये समझ जाता है कि ये अपनी गिफ्ट की पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि ये अपनी लेवल की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। इसलिए क्रोइक एडवर्ड को समझाने लगता है, गिफ्ट से पावरफुल होता है लेवल, अगर उनका लेवल बढ़ेगा तो उनकी आत्मा भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, जिससे वो सुप्रीम एग्जिस्टेंस बन सकते हैं, यानी कि गॉड। फिर हम क्लर्क को देखते हैं कि ये बंदा उसे वही बातें बता रहा होता है जो ब्रैड ने वहाँ पे लोगों को बताई थी। लेकिन क्लर्क ये कहते हैं, हम एक नाइट है और हमारा काम है इस किंगडम को बचाना। जिसके बाद ये बंदा एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है और जब ये डीमन उसे मारने ही वाला था तभी वहाँ पर बैटिस पहुंच जाती है। अब यहाँ पर क्रैक ने एडवर्ड को बिल्कुल हरा ही दिया था,
और वो उसे मारने वाला था। तभी अकीरा आकर उसे बचा लेती है और जब डीमंस ने अकीरा पे फायर अटैक से अटैक किया था तो इसके आसपास एक शील्ड बन गई थी जो कि अकीरा ने इसकी स्वॉर्ड में डाली थी ताकि वो किसी भी मुसीबत से बची रहे। और ब्रैड को ऐसा लग रहा था कि उसका प्लान सही से काम कर रहा है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पे आ जाता है एलन। अब एलन अपनी जेब में से एक होलोग्राम डिवाइस निकालता है जिसमें बैटिस दिख रही थी और वो इसे सब पब्लिक को दिखाता है ताकि वो लोग इसकी बातें सुन सके। बैटिस उस डीमन के सामने थी जो कि पूछती है, तुमने ड्यूक वेस्टफील्ड के साथ मिलकर पहले जनरल को मरवा दिया और अब तुम प्रिंसेस के पीछे हो, बताओ तुम्हारा इरादा क्या है। वहीं मैलिन भी अपने इनविजिबल मैजिक का इस्तेमाल करके ये सारा कुछ लाइव टेलीकास्ट कर रही थी। डीमन उसे मारने से पहले ये सारा कुछ बताने लगते हैं और वो बताते हैं कि हम उन लोगों को मार रहे हैं जो कि गिफ्ट के साथ पैदा हुए हैं, जैसे कि जनरल और प्रिंसेस, क्योंकि ये लोग हमारे लिए आगे प्रॉब्लम बन सकते हैं। इसलिए हमने ये डिसाइड किया हम लोगों के दिमाग से खेलेंगे और हम उन्हें विश्वास दिलाएंगे जिससे वो खुद ही अपने गिफ्ट को त्याग दे। अब एलन के लिए इतना कुछ काफी था ब्रैड का प्लान एक्सपोज करने के लिए और इतने में ब्रैड खुद ही बोल पड़ता है, तुम्हें मेरे प्लान में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और प्रिंसेस भी सभी को बता देती है कि ब्रैड ने जो यहाँ पे मॉन्स्टर समन किया है वही मॉन्स्टर उसने प्रिंसेस को मारने के लिए भेजा था। अब ब्रैड का प्लान यहाँ पे फेल हो चुका है और वो इसका सारा इल्जाम एलन पे डालता है। अब ब्रैड अपने मैजिक का इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल करने का ट्राई करता है, लेकिन एलन तभी उसके मैजिक को तोड़ देता है, जिसके बाद उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ पे मॉन्स्टर आगे बुलाने लगते हैं, जिसके बाद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। प्रिंसेस सभी से कहती है कि तुम्हें एक सेफ एरिया में जाना चाहिए। एलन अपने आप को यहाँ पे कसूरवार ठहराता है क्योंकि उसने ब्रैड पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसने ब्रैड से ये जरूर कहा था कि अगर वो कोई गलत रास्ता चुनेगा तो ये उसे जरूर रोकेगा, पर अब वो टाइम आ चुका था। अब ब्रैड एलन पर अटैक कर देता है, लेकिन एलन उसकी स्ट्रिंग्स पकड़ लेता है, एक ही पंच में उसे सुला देता है। अब ब्रैड को रोकने के बाद यहाँ पे सारी चीजें अंडर कंट्रोल आ चुकी थी। एलन रीस को ये कहता है, तुम्हें यहाँ पे सारा कुछ संभालना होगा क्योंकि मुझे अभी अपने ड्रैड को रोकने जाना है। लेकिन रीस भी यहाँ पे काफी ज्यादा चिंता में होती है क्योंकि इस सिचुएशन से एलन की फीलिंग भी हर्ट हो सकती है। लेकिन एलन याद करता है कि उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया है, पर वो कहता है तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे बैटिस उस डीमन से फाइट कर रही थी, लेकिन ये डीमन उसका कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि बैटिस इनविजिबल होकर फाइट कर रही थी और डीमन को भी समझ आ गया था कि ये मैलिन की पावर का इस्तेमाल कर रही है और यस उसके सामने नहीं टिक पाएगा, तो वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी मैलिन अपने डैगर उस पर फेंक कर मारती है और बैटिस इस चीज का फायदा उठाकर उसको वहीं पर मार डालती है। अब क्लर्क बैटिस से सारा कुछ पूछने के लिए आता है, वो उसे थैंक्स भी कहता है उनकी मदद करने के लिए। बैटिस कहती है अभी बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि सारे डीमंस यहाँ पे अटैक करने वाले हैं, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और नोएले भी अपने बहुत सारे वेपन्स के साथ वहाँ पर पहुंच गई थी, लेकिन इस प्लान का जो मास्टरमाइंड था वो बहुत ही अलग सी पावर को रेडिएट कर रहा था। अब एडवर्ड और अकीरा मिलकर उसे हराने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहते हैं। एडवर्ड अकीरा को बताने लगता है कि क्रोइक के पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो फ्यूचर देख सकता है, लेकिन इसी स्किल का इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा जो कि वो इस फाइट में इस्तेमाल नहीं कर सकता। एडवर्ड क्रोइक से ये कहता है तुम्हारी वाइफ कभी भी ये नहीं चाहेगी कि तुम ये रास्ता अपनाओ। क्रोइक ये कहता है मैंने ये पहले ही फ्यूचर देख लिया था कि मेरी वाइफ मरने वाली है और मैंने उसे बचाने के लिए काफी चीजें ट्राई कर भी करी, लेकिन वो सारी ही बेकार गई। और क्रोइक को ऐसा लगता है कि ये सारी गलती गॉड्स और उनकी गिफ्ट की है क्योंकि उसकी वाइफ की जो स्पेशल पावर थी वो थी होली ग्रेल या सैक्रेड मदर। इस गिफ्ट की वजह से सभी लोगों को ये यकीन था कि मराइल जिसको जन्म देगी वो एक हीरो होगा, लेकिन उसने एलन को जन्म दिया जो कि फेलर था। इसलिए क्रोइक गुस्से में आकर सारे गिफ्ट्स को दुनिया से खत्म करना चाहता है और अपनी लाइफ फोर्स को भी एक्सचेंज कर लेता है ताकतवर बनने के लिए। अब अकीरा उसे रोकने के लिए उस पर लाइटनिंग पावर से अटैक करती है। एक टाइम पे दोनों की पावर बिल्कुल सेम ही लेवल पर थी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्रोइक की पावर अकीरा को हरा ही देती है। अब यहाँ पे सिर्फ एडवर्ड बचा था और उसे पता था कि क्रोइक को पावर मिलने का सोर्स है डीमंस, और वो उसे कहता है अगर तुम नहीं रुके तो तुम्हें भी यहाँ पर मारे जाओगे। लेकिन क्रोइक यहाँ पे नहीं रुकता और वो एडवर्ड पे अटैक कर देता है। इस अटैक को झेलने के बाद एडवर्ड को ऐसा फील हो रहा था कि डार्कनेस उसे निगल रही है और वो क्रोइक को अपनी बातों से समझाने की ट्राई करता है, लेकिन क्रोइक उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे वहीं पर मार डालता है। अब अगली बारी थी अकीरा की और वो अकीरा पे भी अटैक कर देता है, लेकिन तभी एलन आकर उसे बचा लेता है। क्रोइक ये देखकर हंसने लगता है कि उसका नाकाम बेटा उसे रोकने के लिए आ गया है। अब वो एलन पे भी काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन एलन उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है। क्रोइक उससे पूछता है आखिरकार तुम हो कौन? एलन कहता है तुम मुझे पहले से ही जानते हो, मैं और कोई नहीं बल्कि एक फेलर हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, पर मेरी माँ भी ऐसा नहीं चाहेगी। क्रोइक ये सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एलन से कहता है मराइल का नाम तुम अपनी जुबान से कभी मत लेना। क्रोइक काफी खतरनाक अटैक एलन पर देता है। एलन जब इस वार को रोक रहा होता है तो क्रोइक के अंदर का गुस्सा और नफरत को महसूस कर पा रहा होता है, लेकिन यही नहीं, क्रोइक कितना ज्यादा उदास था और वो अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करता था
एलन ये भी फील कर पा रहा होता है और ये चीज़ किसी की भी कमज़ोरी बन सकती थी और ये किसी को भी बदल सकती थी, पर एलन इस चीज़ को अच्छे से जानता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो कि एलन पे डिपेंड करते हैं और एलन उन्हें बचाने के लिए वहाँ से निकल आया। एलन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करके क्रोइक पर अटैक करता है, लेकिन इससे उसको कुछ नहीं होता। लेकिन क्रोइक जो पावर इस्तेमाल कर रहा था वो उसी से खुद को भी मार रहा था और अब आखिरी बार उसके अंदर जितनी भी पावर थी वो एक साथ उसको रिलीज कर देता है ताकि वो एक साथ सब चीज़ों को खत्म कर सके। लेकिन एलन क्रोइक को रोकने के लिए उस मैजिक से बने हुए भवंडर में घुस जाता है। अंदर घुसने के बाद एलन क्रोइक का जो मैजिक सेंटर होता है उसे ढूंढ निकालता है और उसी के साथ वहीं पर उसे खत्म कर देता है और इससे जो तबाही होने वाली थी वो भी यहाँ पे रुक जाती है। अब क्रोइक भी वहाँ पे वापस आ गया था और धीरे धीरे वो राख में मिल रहा था। वो एलन से कहते हैं उसके नसीब में जो लिखा हुआ था उसने वो करके दिखाया और वो अपनी आखिरी सांसों में भी अपनी वाइफ को ही याद कर रहा था। अब थोड़े टाइम बाद एलन किंग से मिलता है। क्योंकि एलन ने पूरे कैपिटल को बचाया है तो किंग उसे ड्यूक का टाइटल दे देता है, लेकिन एलन इसके लिए मना कर देता है और किंग को भी पता था कि एलन इस ऑफर को रिजेक्ट कर देगा क्योंकि उसने रीस से एलन के बारे में काफ़ी चीज़ें सुनी होती है। एलन सोचता है कि वो ग्रीन होल दोबारा से जाएगा, लेकिन इसके साथ चलने के लिए रीस भी वहाँ पर पहुँच जाती है क्योंकि अब जब एलन ने ड्यूक को बनने का ऑफर को रिजेक्ट कर दिया तो रीस को टाइटल लेना पड़ता है और अब वेस्टफील्ड फैमिली की जितनी भी टेरिटरी है वो अब रीस मैनेज करेगी। और नोएले पूछती है आखिरकार बैटिस का क्या हुआ। वो कहती है कि बैटिस रॉयल फैमिली की बॉडीगार्ड है और क्योंकि अब वो रॉयल फैमिली में नहीं रही तो बैटिस अब उसकी बॉडीगार्ड नहीं है। और हाँ, मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे पता है कि वो मेरे पास आने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगी और वो वेस्टफील्ड टेरिटरी जाने के लिए निकल जाती है।